किसी नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक दिन व्यापारी को व्यापार में काफ़ी नुकसान हो जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक व्यापारी दूसरों का कर्जदार बन जाता है और एकदम से कंगाल हो जाता है। व्यापारी बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि व्यापारी बहुत गरीब हो गया। वह इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। व्यापारी की हालत बद से बदतर होती गई। कर्ज मांगने वाले भी उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा ही रहता था। एक दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, उनका पैसा कहाँ से चुकाएं। ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास धन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं। अगर मेरे घर से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा फिर से शुरू कर लेंगे। पत्नी की सहमति मिलने पर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर रात के अंधेरे में अपने ससुराल के लिए चल देता है। व्यापारी का ससुराल वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। व्यापारी बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि अभी तक तो लोग हमसे मदद मांगने आते थे। मैं लोगों की मदद किया करता था, लेकिन अब मुझे किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि मना कर दिया तो मैं आत्मग्लानि से मर जाऊंगा। व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक काम करो, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाए, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करे, तब तुम मुझे आकर यहाँ से बुला ले जाना। अगर तुम्हारे साथ खुश होकर बात ना करे, तुम्हारा कुछ भी आदर सत्कार ना करे, तब तुम खड़े खड़े ही वहाँ से लौट आना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा। व्यापारी ने अपनी पत्नी से ऐसा कहकर उसके मायके में भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। व्यापारी की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर उसी कुएं पर छोड़कर अपने मायके में जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और भाभीयों ने जब देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई है, तो उसे देखकर वे लोग सोचने लगे कि इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्जा मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए ज़रूर यह कुछ ना कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। व्यापारी की पत्नी अपने मायके में आंगन में काफ़ी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह वहां से उसी स्थान पर वापस चली जाती है जहां उसका पति उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभीयों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। व्यापारी ने कहा, प्रिय, अब हमारा उनके घर जाना उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। किस्मत में जो लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। ऐसा विचार करके व्यापारी और उसकी पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। पैदल चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुंच गए, तभी व्यापारी की पत्नी रास्ते में गिर गई, क्योंकि वह गर्भवती थी और ज़्यादा चलने की स्थिति में नहीं थी।
अत्यधिक चलने के कारण सेठ की स्त्री को प्रसव का दर्द उठ गया। उसने तुरंत व्यापारी से कहा कि मुझे रास्ते से उठाकर पास के खेत में ले चलो। व्यापारी अपनी पत्नी को उठाकर वहीं पास में स्थित एक बाजरे के खेत में ले जाता है और बाजरे के खेत में ले जाकर व्यापारी की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद जब व्यापारी की पत्नी होश में आती है तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके मेरी गोद में दे दो और इस गंदे रक्त को गड्ढा खोदकर गाड़ दो। व्यापारी ने वही किया। उस गंदगी को उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा भी थोड़ा सा ही खुदा था कि तभी उस स्थान पर एक कलश दबा हुआ दिखाई दिया। व्यापारी ने कलश को बाहर निकाला तो उसमें सोने की असरफियाँ भरी हुई थी। व्यापारी उस कलश को लेकर खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी दौलत भी दे दी है। किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से ही कर देता है। सोने की असरफियाँ से भरे उस कलश को देखकर व्यापारी की पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। व्यापारी खुशी खुशी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आता है। उनके आने जाने के हाल को कोई पड़ोसी नहीं जान पाया था क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल व्यापारी की किस्मत फिर से चमक उठी थी। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब तो व्यापारी की जिंदगी बड़े सुख से बीतने लगी। एकदम से कंगाल व्यापारी फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया, यह बात उसके अड़ोस पड़ोस वालों के गले नहीं उतर रही थी। वे सोचने लगे कि कल तक तो इसके घर में खाने तक को नहीं था, कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से इसे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो फिर से इतना अमीर बन गया। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में कुछ लोग दूसरे की तरक्की से बहुत जलते हैं। इतना तो वे अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते जितना दूसरों की तरक्की से दुखी होते हैं। व्यापारी का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री व्यापारी के घर जाकर व्यापारी की पत्नी से पूछती है कि बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया है, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि व्यापारी फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। व्यापारी की पत्नी बड़ी भोली और सीधी सादी थी। उसने जैसे जैसे धन मिला था वो सारी बात बता देती है। पड़ोसन सारी बात अपने पति को बताती है। व्यापारी को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में दर्द हो जाता है। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में व्यापारी को धन मिला था वह खेत इसी पड़ोसी का था। जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो जाती है। वह कहने लगा कि वह खेत तो हमारा है, जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस व्यापारी से अपना धन वापस लेकर ही रहूँगा। पड़ोसी ने राजा के दरबार में व्यापारी पर मुकदमा कर दिया। वह कहने लगा कि महाराज, व्यापारी को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। व्यापारी से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। अब तो राजा ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल कर लाए हो या नहीं। यह आदमी कह रहा है कि धन इसके दादा का है। व्यापारी ने कहा, जी हुजूर, मुझे इसके खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। और व्यापारी ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान कर दी। महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। व्यापारी की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर व्यापारी के पड़ोसी की नीयत खराब हो चुकी है। काफ़ी सोच विचार के बाद
राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो व्यापारी को मिला है, इसलिए उस पर अधिकार तो व्यापारी का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वे पहले ही दे जाते, उसे ज़मीन में गाड़ कर क्यों जाते। और अगर यह धन इसके भाग्य में होता तो इसको अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में धन गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस व्यापारी के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वह नहीं जन्मे थे तब तक व्यापारी को धन भी नहीं मिला था। उसके जन्म लेते ही व्यापारी को वह धन मिल गया है। अब जितना धन व्यापारी ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया सो कर दिया, बाकी का जो धन बचा है उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब यह सारा धन उसको दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को ही सौंप दिया जाएगा। तुमने जो यह कहा था कि वह धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस व्यापारी के घर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही इन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में है। जब तक यह सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए हर महीने 10 रुपये व्यापारी को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न रह गया। वह सोचने लगा कि यह क्या, मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे 10 रुपये महीने उल्टा उस व्यापारी को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देकर नीयत खराब की थी, यह उसी का नतीजा है। वह जमींदार वहाँ से अपना समूह लेकर लौट गया और हर महीने 10 रुपये उस व्यापारी को देने पड़ते थे। इसलिए कहते हैं कि पराये धन पर नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।